नमस्कार। कैसे हैं? ज्योग्राफी का पहला लेक्चर आपको मिल गया था डेमो क्लास के तहत। फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा लेक्चर आज ज्योग्राफी का हम करने जा रहे हैं, भारत के भूगोल का। दूसरे लेक्चर के अंतर्गत भारत की भूगर्भिक संरचना को हम पढ़ेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना से एक समझ जो आपकी विकसित होगी भारत के बारे में, साथ ही इससे डायरेक्टली प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। अच्छे से इसको पढ़िएगा, जो भी कंफ्यूजन है आप पूछिएगा। कोशिश कीजिए कि थोड़ा बहुत आप नोट्स बनाते रहें, नोट करते रहें। चीजों को नोट करते रहने से आपकी तैयारी अच्छी होती है। अगर भारत के बारे में आपसे पूछा जाए कि भूगर्भनिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये भारत का मैप है। और इस मैप को आप देखेंगे तो मुख्य तौर पर 3 स्पष्ट विभाजन आपको दिखेंगे। सबसे उत्तर में आप जाएंगे, सबसे उत्तर में आपको क्या दिखेगा? सबसे उत्तर में आपको दिखेगा हिमालय। हिमालय और हिमालय से संबंधित आकृतियां। सबसे दक्षिण में आप जाएंगे तो आपको एक खंड ये दिखेगा, जिसको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा होगा, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशाल मैदान कहा जाता है। तो 3 भागों में इसको स्पष्ट तौर पर बांट देते हैं। इसमें से पहला भाग अगर हम इधर से शुरू करें, विषुवत रेखा की तरफ से शुरू करें, तो एक प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा भाग अगर हम देखें प्रायद्वीपीय पठार के बाद में, तो हमारा हिमालय वाला हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। और तीसरा भाग, अगर हम तीसरे भाग की बात करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा विशाल मैदान। ये 3 हमारे भाग हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अगर हम एक एक करके सारे भागों की डिटेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके अगर हम इसको शुरू करें, तो सबसे पहला भाग है हमारा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। थोड़ा सा तेजी से हम लोगों को चलने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोगों का ये रिवीज भी हो रहा होगा, तो वो लोग भी अपना अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से जब प्रायद्वीपीय भाग को आप देखेंगे, तो ये पूरा हिस्सा, इसी को प्रायद्वीपीय भाग हम बोलते हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, ये प्रायद्वीपीय भाग के अंतर्गत आता है। ये पूरा हिस्सा, इस हिस्से को आप देखेंगे तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। सबसे पहला गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। और ये भारत का ही नहीं, आप पूरे विश्व में देखेंगे तो पूरे विश्व के प्राचीनतम भागों में से एक इसको माना जाता है। निर्मित कब हुआ? तो आप इसको लिख सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ये कभी भी पूर्णतः समुद्र के नीचे नहीं गया है, यानी कि उसके पहले ही इसका निर्माण हो गया है। प्री कैम्ब्रियन काल से पहले से डूबा नहीं है ये। और डूबा अगर नहीं है, यानी उसके पहले ही इसका निर्माण हो गया था, है ना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किन चट्टानों से निर्मित हुआ है, तो इग्नियस रॉक से निर्मित हुआ है। इग्नियस रॉक से, यानी कि आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो आग्नेय चट्टानें हैं, ये किस युग की हैं? ये आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानें हैं। किस युग की चट्टानें हैं? आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानें हैं, है ना। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका भी पीडीएफ हम आप लोगों को दे देंगे, आप लोग चाहेंगे। और आप लोग चाहे, और वैसे भी तो नोट्स आपको मैं देना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि ये पीडीएफ दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे थोड़ा बहुत नोट करते रहिएगा। अब बात आती है कि ये जो निर्माण हुआ है, इसमें किस प्रकार की चट्टानों का समावेशन पाया जाता है। तो 2 चट्टानों का नाम याद रखिएगा। एक चट्टान है इसमें नीस,
और ये सारे प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे। क्रम से चीजों को दिमाग में बिठाते चलिए। नीस, और नीस के साथ में दूसरा क्या है, शिष्ट। तो नीस और शिष्ट से निर्मित है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पेनिनसुलर एरिया जो है, प्रायद्वीपीय भाग है, इसके बारे में बताइए, तो आप तुरंत लिख देंगे कि आर्कियन युग में निर्मित नीस और शिष्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित ये एक ऐसा भाग है जो गोंडवाना लैंड का ही भाग है, और ये भारत का ही नहीं वरन विश्व के सबसे प्राचीनतम भागों में से एक है। बात समझ में आ गई? नीस व शिष्ट के रूप में अब ये जो चट्टानें थी, इनका खूब ज्यादा रूपांतरण हो चुका है। इनका क्या हुआ है, इनका खूब ज्यादा रूपांतरण हो चुका है, खूब रूपांतरित हुई है। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हुई। बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद में आपसे नहीं, दोबारा नोट्स, अगर आपके पास नोट्स है तो दोबारा नोट्स मत बनाइए। जिनके पास नोट्स है, जो पहले क्लास कर चुके हैं, उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उनको क्लास देखने की भी जरूरत नहीं है। उनको तो मैंने अलाउ कर दिया है कि मन करे तो देख ले। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके आगे। इसमें 1 मिनट, थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, अब ये जो पूरा हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है, इनकी जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों को हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो चट्टानों का क्रम अगर आपसे पूछा जाए तो ये कई क्रम, आप इसको ऐसे नोट कीजिए। एक है आर्कियन क्रम। क्या है? आर्कियन क्रम, आपसे ये पूछा जाता है। आर्कियन क्रम के बारे में दूसरा जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम। आर्कियन, धारवाड़, और धारवाड़ के बाद में हो जाएगा कुड़प्पा क्रम। कुड़प्पा, कुड़प्पा के बाद में हो जाएगा विंध्य क्रम। विंध्य क्रम है ना, और विंध्य क्रम के बाद में फिर क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। क्या हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। इनका क्रम इसी तरीके से आपको याद रखना है। ये ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्य, फिर गोंडवाना, और उसके बाद में जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा दक्कन ट्रैप। क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन इनके बारे में नोट कीजिएगा। आर्कियन अत्यधिक प्राचीन चट्टानें हैं, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक प्राचीन, ये क्या है, सर्वाधिक प्राचीन। और ये किससे बनी है, मैंने अभी आपसे बताया था, नीस और शिष्ट से बनी है। सबसे प्राचीन है, नीस और शिष्ट से बनी है ना। लेकिन इनका अब क्या हो गया है, रूपांतरण हो चुका है। अब ये मूल रूप पे तो रहेंगे नहीं, काफी पुरानी हो गई है। बुंदेलखंड की नीस, बेलारी हासपेट का जो क्षेत्र है, बेलारी की नीस, ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नीलगिरी की भी नीस है। ये सब इसके उदाहरण है। दूसरा आता है क्रम धारवाड़। जो धारवाड़ बनेगी वो आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों का, इनका अपर्दन होगा। किसका, आर्कियन का अपर्दन होगा, और आर्कियन के अपर्दन द्वारा इनका निर्माण होगा। इसका अपर्दन होगा तो इनका निर्माण हो जाएगा। आर्कियन मुख्य रूप से सबसे पुरानी है, और इनका अपर्दन होगा तो इनका निर्माण हो जाएगा। इनका अपर्दन होगा, निक्षेपण होगा, और निक्षेपण होते 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 इनका निर्माण ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, जब ऐसा निर्माण होगा, अपर्दन और निक्षेपण होगा, यानी कि इनका रूपांतरण हो चुका है, और ज्यादा रूपांतरण होगा। दिमाग में बिठाइएगा, ये क्या हो जाएंगे, और ज्यादा रूपांतरण होगा। और जब कोई चीज कटती है और कटने के बाद में परत दर परत, परत दर परत ऐसे बैठते चली जाती है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें निश्चित तौर पर परतदार चट्टानों का विकास हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, परतदार चट्टानों का विकास हो जाएगा। तो आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़,
धारवाड़ कैसे बनी? आर्कियन के अपर्दन और अपर्दन के बाद निक्षेपण होने से इनका निर्माण हो गया। पूरा धारवाड़ जो क्षेत्र है उसी के नाम से इसको जाना जाता है। धारवाड़ क्षेत्र में बेलारी जिला पड़ेगा, बेलारी हासपेट आप सुनते हैं, वो पूरा क्षेत्र इसी के अंतर्गत आएगा। बेलारी हासपेट के बाद में आप इधर चले आएंगे, छोटा नागपुर का जो पूरा क्षेत्र है, बालाघाट का क्षेत्र है, रीवा का पूरा क्षेत्र है, ये सारा क्षेत्र इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जितने भी खनिज संसाधन है, लोहा है, तांबा है, खनिज अयस्कों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्रम है। आपसे सीधा पूछा जाएगा निम्नलिखित में से खनिज संसाधनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्रम कौन सा है? तो धारवाड़ क्रम है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में धारवाड़ क्रम खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सत्य बात है, ये जाना जाता है। स्वर्ण के भंडार इसी में पाए जाएंगे। सबसे ज्यादा खनिज भंडार की दृष्टि से अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा तो खनिज यहीं पर पाए जाएंगे, है ना। खनिज भंडार सबसे ज्यादा अगर कहीं पर पाए जाएंगे तो यहीं पर पाए जाएंगे। इस धारवाड़ क्रम के बाद में अगला जो क्रम है वो कुड़प्पा क्रम है, और कुड़प्पा क्रम का जो निर्माण हुआ है वो धारवाड़ के अपर्दन से हुआ है। धारवाड़ का अपर्दन यहां पर होगा, और धारवाड़ के अपर्दन के कारण जब अपर्दन होगा, अपर्दन से फिर निक्षेपण होगा, और यही अपर्दन और जो निक्षेपण है इससे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, सबसे ज्यादा ये रूपांतरित, उससे कम ये रूपांतरित, उससे कम ये रूपांतरित। ठीक है, अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है। अब एक चीज बताइए कि इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे कि नहीं? तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। मैं रेड पेन से यहां पर लिख रहा हूं, इसमें प्रश्न पूछा जाता है जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे परतें आके जम गई हैं तो जीवाश्म पाए जाएंगे। यहाँ पर जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म का अभाव मिलेगा। कृष्णा घाटी का पूरा क्षेत्र, है ना, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाघानी का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र इसी के अंतर्गत आएंगे। और उसके बाद में आप आएंगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद में जो चट्टानें निर्मित होंगी वो विंध्य क्रम की चट्टानें होंगी, और इनका जो विस्तार पाया जाएगा वो आपको मिलेगा राजस्थान में, विंध्य क्रम की चट्टानों का। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से ये पूरा शुरू होगा और ऐसे चला आएगा बिहार तक। राजस्थान से शुरू होगा और राजस्थान से बिहार तक पूरा क्षेत्र चला आएगा। यहां से स्टार्टिंग होगी और ऐसे पूरा क्षेत्र बिहार तक चला आएगा। यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाएंगी। सीधा स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा कि कहां से कहां तक, तो बिहार के कहां तक? बिहार के सासाराम तक ये चट्टानें पाई जाएंगी। राजस्थान में ये कहां से शुरू होगा? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से इसकी शुरुआत होगी और वहां से लेके बिहार तक इसका विस्तार पाया जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है बलुआ पत्थर। क्या है? बलुआ पत्थर का पाया जाना। यहां पर बलुआ पत्थर पाया जाएगा, और इन चट्टानों का एक बहुत बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, किससे ढका हुआ मिलेगा? दक्कन ट्रैप से। चलिए अगली विशेषता देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की। सबसे महत्वपूर्ण इसका एक फैक्ट आपसे पूछा जाता है, कब निर्माण हुआ? कार्बोनीफेरस, कार्बोफोनीफेरस युग में इसका निर्माण हुआ। सबसे पहला फैक्ट है ना। यहां से शुरू होके जुरैसिक काल तक चलता है इसका निर्माण, जुरैसिक युग तक इसका निर्माण चलता है ना। और इन चट्टानों का सबसे अधिक निर्माण इसी के बीच में हुआ है। और ये चट्टानें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोयले के लिए जानी जाती है। अगर कोयले से सुमेलित करने को पूछा जाएगा तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। पूरे भारत का 98% कोल आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलेगा। 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से आपको मिलेगा।
ठीक है, ये परतदार चट्टाने हैं, मछलियां, रेंगने वाले जीव, उनके अवशेष यहाँ पर मिल जाएंगे। महानदी, दामोदर, गोदावरी जो घाटियां हैं, वो सब घाटियों में आपको इसका विस्तार मिलेगा, है ना। और यहाँ पर इनकी जो सहायक नदियां हैं, गोदावरी की, महानदी की, दामोदर की, उसमें भी इसका विस्तार आपको मिल जाएगा। अंत में आपको मिलेगा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप की अगर हम बात करें, ये है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप मेसोजोइक कल्प का है, मेसोजोइक कल्प, मेसोजोइक कल्प। और ये जो मेसोजोइक कल्प है, ये कब का है? क्रिटेशियस युग का। ये युग भी याद रखिएगा, ये है क्रिटेशियस युग का, क्रिटेशियस युग का, है ना। इसका जो क्षेत्र आपको मिलेगा, विदर्भ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र मिलेगा? विदर्भ क्षेत्र। विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से, है ना, ज्वालामुखिता हुई और इस ज्वालामुखिता के बाद में दरारी उद्भेदन हुआ और उसी से इसका निर्माण हुआ है, ये जो पूरा दक्कन ट्रैप है। और ये लावा का जो उद्गार हुआ लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया। 5 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैल गया और पूरा क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। और ये प्रदेश जो है दक्कन ट्रैप कहलाता है ना। और जुरासिक कल्प में इसका भी निर्माण हुआ था। कब बना था? जुरासिक कल्प में, जुरासिक कल्प में इसका निर्माण हुआ था। तो ये पूरा, ये क्रम तो आपसे पूछा ही जाता है, लेकिन आजकल के प्रश्नों को देख के केवल क्रम बता देने से काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने पूरा आपको इसलिए इसकी विशेषताओं के साथ सब कुछ बता दिया है। इससे ज्यादा डीप प्रश्न अब मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है बताइए? प्रायद्वीपीय पठार क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रायद्वीपीय पठार में एक तो खनिज संसाधन मिलते हैं, पॉइंट नंबर 1, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय पठार में इसके महत्व की अगर हम बात करें, है ना, ये देखिए यहां पर सब हमने नोट किया था, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और ये सारी चीजें, और हमने ऐसे ही पढ़ा डाला आपको। अब इसके महत्व की अगर हम बात करें, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें, महत्व, एक्चुअली मेरी आदत है कि जो मुझे आता है मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूं, मुझे स्लाइड में बड़ी दिक्कत होती है। इसका जो महत्व है, महत्व में सबसे पहला महत्व है खनिज की दृष्टि से, दूसरा महत्व है यहाँ पर जल संसाधन की दृष्टि से, और यहाँ पर जो ये जल संसाधन है ये विद्युत उत्पादन में काम आता है। विद्युत उत्पादन कैसे होता है? क्योंकि यहाँ जल संसाधन जो है ये झरने के तौर पर आपको मिलता है, यानी कि फॉल्स आपको मिलते हैं, और इन फॉल्स के द्वारा क्या होता है? विद्युत उत्पादन का काम होता है। इनके द्वारा सिंचाई सुविधाओं का विकास होता है, सिंचाई सुविधाओं का विकास हो जाता है। दक्कन में लावा पठार के कारण जो उपजाऊ मिट्टी है ना, लावा और लावा के कारण काली मृदा का विकास हुआ है, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। और इस काली मृदा के कारण कपास यहाँ पर पाया जाता है, तो कपास की खेती होती है, और कपास की खेती होती है तो वस्त्र उद्योग का यहाँ पर ठीक ठाक विकास हो जाता है। ये एक बहुत महत्व है इसका। यहाँ की जो अनुकूल दशाएं हैं, है ना, पश्चिमी जो अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भाग हैं, यहाँ पर लैटराइट मृदा का विकास हो जाता है, लैटराइट मृदा। और लैटराइट मृदा में चाय की खेती हो जाती है, यहाँ पर कॉफी की खेती हो जाती है, जिसको आप कहवा के नाम से भी जानते हैं, है ना। चाय की खेती हो जाती है, कॉफी की खेती हो जाती है, मसालों की खेती हो जाती है। तो कृषि की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ठीक है। बाकी लाल मिट्टी का जो क्षेत्र वहां पर पाया जाएगा, वहां पे अनाज की खेती होगी भरपूर मात्रा में। आजकल ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। जहां पे पश्चिमी घाट में ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर सागवान, देवदार, आबूनाश, इन सब इमरती लकड़ियां भी पाई जाती हैं, इमरती लकड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं, तो उनका भी
अपना महत्व है। चंदन मिलेगा, बांस मिलेगा, यानी वन उपज भी काफी ठीक ठाक है। पशुपालन भी ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, सोना तांबा जितना भी है महत्वपूर्ण खनिज, सोना भी मिलेगा यहाँ पे, तांबा भी मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो सोना तांबा और इस तरीके के जितने भी महत्वपूर्ण खनिज हैं वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं। बात समझ में आई? तो अब इसके अलावा बचा क्या भाई, यहाँ पर अगर खनिज संसाधन भी मिल जा रहे हैं, खेती करने के लिए भी पर्याप्त अनुकूल दशाएं मिल जा रही हैं, कोयला भी मिल जा रहा है, कोयला भी मिल जा रहा है, मैग्नीज भी मिल जा रहा है, सब मिल जा रहा है यहाँ पर, है ना। छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पर आप देखेंगे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर बेसिन कहा जाता है। रूर वैसे कहाँ है, कौन बताएगा? रूर वैसे कहाँ है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को। वैसे रूर कहाँ है? आप लोग सो रहे हैं या जग रहे हैं ये भी बीच बीच में बताते रहिएगा। और अगर कथन कारण का प्रश्न बनेगा, कहा जाएगा कि छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, और कारण उसका दिया जाएगा, कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन के विपुल भंडार पाए जाते हैं। तो दोनों बातें सही होंगी और व्याख्या भी सही करेगा। ठीक है, इसी कारण से, क्योंकि रूर जो क्षेत्र है खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और जहां पर ये खनिज संसाधन पाए जाएंगे वहां पे उद्योगों का विकास हो जाएगा। जहां पर उद्योगों का विकास होगा वहां पर एम्प्लॉयमेंट का विकास हो जाएगा, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां पर रोजगार मिलेगा वहां पे आर्थिक समृद्धि आएगी, और जहां पर लोगों की आर्थिक समृद्धि आएगी वहां पर लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। ठीक है, तटीय क्षेत्र है, वहां पर लैगून पाए जाते हैं, खाड़ियां पाई जाती हैं। जहां पर तटीय क्षेत्र है वहां पर बंदरगाह पाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण ये जो पूरे क्षेत्र हैं ये भारत में व्यापार के लिए, आयात निर्यात के लिए पुराने समय से जाने जाते हैं। अगर आयात निर्यात करना है तो आप कहाँ जाएंगे? इन्हीं पे तो जाएंगे। बंदरगाहों की जरूरत पड़ेगी ना। रजाई से हाथ बाहर निकालिए और बताइए कि रूर बेसिन कहां पर है? वैसे भारत का रूर तो छोटा नागपुर को कहा जाता है, वैसे कहां पर है? ठीक है, तो ये एक हमने देखा, प्रायद्वीपीय भाग कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं भारत की जो हिमालय पर्वतमाला है, विशाल पर्वतमाला है, उसकी तरफ चलते हैं। तो ये उत्तर की विशाल पर्वतमाला है ना, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। जर्मनी में ये बिटमिनस कोल, खाली बिटमिनस कोल के लिए नहीं जाना जाता है, जर्मनी में खनिज संसाधन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कोयला तो यहाँ पाया ही जाता है, अन्य खनिज संसाधन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, और उसी से तुलना के कारण इसको ऐसा कह दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया को और बंगलौर को क्या कहते हैं यहाँ पर, किसी को पता है? जैसे कैलिफोर्निया, ऐसे सिलिकॉन वैली कहते हैं ना, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली है, और ऐसे बेंगलुरु को क्या कहते हैं? भारत की सिलिकॉन वैली। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि वहां पर कैलिफोर्निया में भी जो वो क्षेत्र है वो आईटी के लिए जाना जाता है, और वैसे ही बेंगलुरु भी यहाँ पर जाना जाता है। तो कथन कारण के प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। बात समझ में आ गई? वेरी गुड सोनिया। उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, विकराल रूप रखे हुए। अभी बड़ी जनरल इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, है ना। जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए देख रहे हैं, और ये क्लासेस जो हम कर रहे हैं ये एनसीईआरटी आधारित क्लासेस हैं। एनसीईआरटी से आपको अपग्रेड करके हम एक एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो सवाल हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं, और एनसीईआरटी की जो बेसिक समझ है उससे अच्छी समझ कहीं पर नहीं है। हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय का निर्माण कब हुआ? हिमालय का निर्माण एक दिन में तो हो नहीं गया, एक साल में भी नहीं हो गया, एक लंबा इसका भूगर्भिक ऐतिहासिक काल रहा है।
लंबे समय में इसका निर्माण हुआ है ना। इसके निर्माण के संबंध में कई सिद्धांत हैं, उनमें एक सिद्धांत है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में है ना, जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जियोसिंक्लाइन थ्योरी, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। और दूसरा एक सिद्धांत हम और देखते हैं, वो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हैरी हैस का है। हैरी हैस, इन्होंने दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, है ना, महाद्वीपीय प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी हैस का है। ठीक है, तो इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है। कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में यह बताया गया कि जो भूसन्नतियां होती हैं, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, भूसन्नतियां जो होती हैं, तो भूसन्नतियां, उन्होंने कहा कि ये पर्वतों का पालना है। कोबर ने क्या कहा था, भूसन्नति क्या है, पर्वतों का पालना है, पर्वतों का पालना है, पर्वतों का पालना। भूसन्नतियां जो हैं वो पर्वतों का पालना है, क्रैडल ऑफ माउंटेन इसको कहा था। उन्होंने कहा कि ये लंबे, सकरे और छिछले जलीय भाग हैं, गहरे नहीं है, लंबे हैं, सकरे हैं और छिछले जलीय भाग हैं। भूसन्नति के बारे में उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि आज से लगभग 7,000 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर, जहां पर आज हिमालय है, वहां पर एक टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी। एक टेथिस भूसन्नति यहां पर हुआ करती थी, है ना, जहां पर आज हिमालय है, वहां पर इन्होंने कहा कि एक टेथिस भूसन्नति हुआ करती थी। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। टेथिस भूसन्नति जो उत्तर की अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। यहां पर एक अंगारा लैंड था और दक्षिण में एक गोंडवाना लैंड था। ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना, और बीच में एक टेथिस भूसन्नति थी जो इसको अलग किया करती थी, इन दोनों को, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन दोनों के अवसाद, इसके भी अवसाद अंगारा लैंड के और इधर गोंडवाना लैंड के, इन दोनों के अवसाद धीरे 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 कट कट करके टेथिस भूसन्नति में इधर से इससे गोंडवाना लैंड के और इधर से अंगारा लैंड के अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा होते रहे। जब धीरे धीरे जमा होते रहे तो इसकी जो गहराई थी वो पटने लगी, है ना, और ये पट पट के धीरे धीरे क्या हुआ, यहां पर देखिएगा ये भरने लगी, ये भर गई, ये समतलन हो गया इसका, ये समतल हो गई, ये भर गई, ठीक है। इसका अवतलन होता चला गया और इसके कारण दोनों जो संलग्न आर्द्र भूमियां थी उसमें दबाव जनित हुआ और इसमें भूसंचलन हुआ, और इसके कारण से ये जो हिमालय का निर्माण है, यानी कि क्यूलोन और हिमालय कराकोरम श्रेणियों का निर्माण हो गया। यानी कि ऐसे ये दबाव हुआ, दबाव से ये उभार हुआ और वही उभार है जो इनका ये पूरा निर्माण हो गया, ऐसा कहा गया। यानी कि एक गड्ढा था, है ना, और धीरे 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 भूसन्नति, ये तो बता रहे हैं। भूसन्नति की परिभाषा जब आप देते हैं तो आप ये कहते हैं कि भूसन्नति लंबे, सकरे, छिछले जलीय भाग है। भूसन्नति का मतलब, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, भूसन्नति है क्या, लंबे, सकरे, छिछले जलीय भाग है, बहुत गहरे नहीं है। जैसे कुछ ऐसे खींचा जाए ना ऐसे, तो ये ज्यादा गहराई नहीं है, और धीरे 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 क्या हो गए, ये पट गए, और इन्हीं के पटने से धीरे धीरे इधर का होता रहा, दबाव बनता रहा, तो ये उभर गए और हिमालय का निर्माण हो गया, कराकोरम श्रेणी का निर्माण हो गया, क्यूलोन श्रेणी का
निर्माण हो गया। और धीरे धीरे जब इसमें वलन पड़ता रहा, वलन का मतलब इधर से दबाव पड़ता रहा, इधर से भी दबाव पड़ता रहा, तो कोई भी चीज जैसे है, मान लीजिए कि ये ऐसे कोई चीज है, इधर से दबाव इधर से दबाव, तो ये उभर जाएगी। तो उभार के कारण ये ऊपर उड़ती चली गई, है ना। और इसी कारण से धीरे 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 जब उभार बना, तो जहां पर ज्यादा दबाव बना वो ज्यादा ऊंचा उठ गया, और जहां पर कम दबाव बना वो नीचा रह गया। तो जहां पे कम दबाव बना, वो जैसे तिब्बत का पठार वाला हिस्सा, ये तिब्बत का पठार का हिस्सा है ना, तो तिब्बत के पठार वाले हिस्से पे, यानी कि उस वाले हिस्से पे कम दबाव बना था, इस कारण से वो कम ऊंचा रह गया, तिब्बत का पठार कम ऊंचा रह गया। ठीक है। अब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के हिसाब से देखें तो हिमालय की उत्पत्ति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इसकी सबसे अच्छी व्याख्या करता है। एक तो ये भूसन्नति वाली सिद्धांत की बात हमने कर ली। दूसरी बात यहां पर यह है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहता है, इसको समझिएगा ध्यान से, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहता है कि 7 करोड़ साल पहले की बात है ना। प्लेट, ये हैरी हेस का है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, यह है हैरी हेस का, हैरी हेस। ये कहता है 7 करोड़ वर्ष पहले, 7 करोड़ वर्ष पहले, सबसे पहले तो शर्त इन्होंने रख दिया कि ये आज की बात नहीं है, 7 करोड़ साल पहले की बात है। तो कहे क्या हुआ, इन्होंने कहा कि पूर्व उत्तर, मतलब इसमें उत्तर में यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट खिसकने लगी। एक ये यूरेशियन प्लेट मान लीजिए, और इसमें ये एक भारतीय प्लेट मान लीजिए, और ये इन्होंने कहा ये यूरेशियन प्लेट है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये आपकी भारतीय प्लेट है, भारतीय प्लेट है। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसे भारतीय प्लेट इधर की ओर खिसकने लगी, ठीक है ना। और इसकी जो दिशा थी ये उत्तर पूर्वी दिशा थी, मतलब ऐसे सीधे उत्तर की तरफ नहीं थी, उत्तर पूर्वी दिशा, इस तरीके से ये खिसक रही थी, है ना। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व जब ये दोनों भूभाग, मतलब 7 करोड़ वर्ष पूर्व पहले ये शुरू हुआ, 3-4 करोड़ वर्ष पूर्व तक ये चलता रहा। जब ये दोनों भूभाग ये खिसक के जब ऐसे चलता रहेगा तो एक समय ये नजदीक आ जाएंगे। तो जब ये दोनों भूभाग एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गए, तो बीच में जो तेथित सागर था उसका मामला समाप्त हो गया। कहा गया कि अब ये तेथित सागर, क्योंकि ये नजदीक आ गए तो उसमें अवसाद जम गए, और अवसाद जमने के कारण भाई इधर से दबाव बना और इधर से भी दबाव बना, और इन दबावों के बनने के फलस्वरूप ये भाग ऊपर उठ गया और हिमालय का निर्माण हो गया। और 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये विशाल हिमालय, जो श्रृंखला पूरी आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इधर से दबाव बनने के कारण, क्योंकि जो इधर वाली प्लेट थी जिसको आपने भारतीय प्लेट कहा है, ये भारतीय प्लेट इधर बढ़ रही थी उत्तर पूर्व की ओर, तो दबाव के कारण इसका निर्माण हो गया। यानी कि वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस कारण यहां पर अलग बताया। उसमें कहा गया कि दोनों के अवसाद जमा हुए, और इन्होंने कहा कि ये खिसकाव के कारण ऐसा हुआ है। और धीरे धीरे फिर इसमें वलन पड़ते रहे, जहां पे ज्यादा वलन पड़े तो ऊंचाई ज्यादा हो गई, वहां पे ऊंचे पर्वत, उससे कम बढ़े तो उससे नीचे पर्वत, फिर उससे नीचे पर्वत, जहां पे और कम बने तो वहां पे पठारों का निर्माण ऐसे होता रहा। इस तरीके से इन्होंने इसकी व्याख्या की हैरी हेस ने। बात समझ में आ गई? हैरी हेस ने इस तरीके से इसकी व्याख्या की। ठीक है। अब बात आती है कि अब ऐसा हो तो गया, लेकिन अब किसी ने देखा तो था नहीं इसको होते इतना लंबा समय, तो हम लोग क्या माने? तो यही 2 सिद्धांत हैं, इन्हीं दोनों सिद्धांतों को हमको मानना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। और यही सिद्धांत बार बार आपसे पूछ भी लिए जाते हैं कि ये है किसके, ये सिद्धांत किसने दिए हैं। ठीक है। तो लगभग ये मान के चलिए इसका निर्माण कब हुआ था, अगर ये पूछ लिया जाए
तो आप एक चीज याद रखिएगा, प्लिस्टीनोसीन, प्लिस्टोसीन देखिए, प्लिस्टीनो नहीं, प्लिस्टोसीन व होलोसीन, प्लिस्टोसीन और होलोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। ये समय था जब इसका निर्माण हुआ है। ये कल्प है एक्चुअली, ये काल की जगह इसको आप लिखिए कल्प, इस कल्प में इसका निर्माण हुआ। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो खिसकाव हो रहा था, ये खिसकाव अभी भी जारी है, अभी भी ये रुका नहीं है। यानी कि हिमालय पर्वत अभी भी किस अवस्था में है, तो युवा अवस्था में है। हिमालय पर्वत अभी किस अवस्था में है, ये युवा अवस्था में है। और युवा अवस्था में होने के कारण अभी भी आपने देखा होगा युवा अवस्था में है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है अभी बढ़ रही है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पहले 8,848 कही जाती थी, अब 8,850 कही जा रही है। यानी कि धीरे 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 ये अभी भी अपने डेवलपिंग स्टेज में है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है और इसका निर्माण अभी समाप्त नहीं हुआ है। और यही निर्माण जो समाप्त नहीं हुआ है, इसी कारण से देखो भूकंप, नेपाल में भूकंप अभी आ गया ना, आज ही की तो पेपर में था, तो भूकंप आता रहता है ना। यहाँ पे नदियां, युवा वाहन जो सदावाहिनी नदियां यहां से निकलती हैं, है ना। और नदियों के निकलने से भी आप देखेंगे मार्ग परिवर्तन कारण बहुत सारे कटाव होते रहते हैं, तो उससे भी डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है। और ये झीलों का निर्माण होता रहता है ना। हिमालय के उत्थान अभी भी जारी रहने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारी चीजें ये सिद्ध करती हैं कि ये अभी युवा अवस्था में है। तो एक प्रश्न यहां से आपसे मैं बना के दे रहा हूं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। ऐसा पाया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है। और उसमें बताया गया कि अभी कारण में बताया गया कि हिमालय अभी युवा अवस्था में है। तो आप क्या कहेंगे? ए सही है, दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। और इसको पलट दीजिए, हिमालय अभी युवा अवस्था में है और बता दीजिए कि हिमालय की युवा अवस्था होने का कारण, अब कारण बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, तो तब भी ए ही होगा। दोनों रूपों में यहां पर ए होगा। अब एक बात समझ में ये नहीं, ये हमको समझना है कि जो हिमालय है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, हिमालय का महत्व क्या है। चलिए एक एक महत्व बताइए आप लोग, है ना। हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। एक एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं, है ना, कहीं नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन। बस आप अपनी समझदारी के साथ पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल आप टेंशन न लीजिए। हिमालय का महत्व बताइए, एक एक महत्व सारे लोग बताएंगे। बताइए। सत्यनारायण व्रत कथा की तरह मत सुनिए इसको, है ना। सत्यनारायण व्रत कथा की तरह नहीं सुनिए। प्राकृतिक सीमा और राजनीतिक सीमा का ये निर्माण करता है ना। भारतीय उपमहाद्वीप का रूप भारत को देता है, इसी कारण से इसको मिलता है। शेष एशिया से ये अलग करता है, शेष एशिया से भारत को उपमहाद्वीप के तौर पर यही तो अलग करता है। ध्रुवीय हवाओं को रोकता है और अगर ये ध्रुवीय हवाओं को न रोके तो क्या हो, हमारे यहां जो मौसम आप इतना बढ़िया महसूस करते हैं ऐसा ना हो। यस, कोल्ड वेव को रोकता है, तो ध्रुवीय हवाओं को रोकता है और इन कारण से हम प्रकोप से बच जाते हैं, प्रकोप से बचत हो जाती है। नहीं तो ठंडी ठंडी हवाएं आए, हमारे यहाँ का मौसम ऐसा मौसम ना हो, हर मौसम का लुत्फ हम ना उठाएं। मानसून का कारक बनता है,
ये मेंस की तैयारी भी आपकी हो रही है। मानसून का कारक बनता है, अगर ये हवाएं इससे टकराए ना तो वर्षा हमारे यहां ना हो, है ना। हाँ, सैन्य आक्रमण से बचाता है ना। तो प्राचीर की भांति कार्य करता है, प्राचीर की भांति कार्य, है ना। आक्रमण से रक्षा, वेरी गुड। और लोग भी बताइए, आक्रमण से ये रक्षा करता है हमारी, आक्रमण से ये रक्षा करता है। और अगर मानसून ना हो तो हमारे यहाँ की कृषि अच्छी नहीं हो पाए। तो कृषि, है ना, कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी हो जाती है ना। तो कृषि का विकास इसके कारण से हो पाता है। और लोग बताइए, है ना। हमारे यहाँ जो सतत वाहिनी नदियां हैं उनका स्रोत है ना, सतत वाहिनी नदियों का स्रोत है, जो हिमालयी नदियां हैं वो सतत वाहिनी नदियां हैं। और बताइए, औषधियों का भंडार है। आप लोग सोच क्यों नहीं रहे हैं? मेंस कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, औषधियों का भंडार है कि नहीं है। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी देता है, वेरी गुड, औषधियों का भंडार है। खनिज संसाधनों का भंडार है, निकेल, कोबाल्ट, जस्ता, ये सब मिलते हैं। खनिज संसाधनों का भंडार है, यहां पर निकेल मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा, जस्ता मिलेगा, ये सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंटीमनी मिलेगा, बिस्मथ मिलेगा, एंटीमनी मिलेगा, बिस्मथ मिलेगा। अभी जम्मू कश्मीर में जो आपकी ईवी में बैटरी लगती है उसमें क्या यूज होता है, कितने लोगों को पता है? वेरी गुड, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। और बताएं, लिथियम, वेरी गुड, लिथियम के लिए बहुत अच्छा। पार्टिसिपेट करिए, क्लास में पार्टिसिपेट करिए, है ना, है कि नहीं। एंथ्रेसाइट कोयला भी मिलता है इसमें, चलो अलग से नोट कर दें। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का, एंथ्रेसाइट कोयला यहां पर मिलता है, बहुत अच्छा। बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, वन और, है ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी। अब उससे आप समझ लीजिए, बायोडायवर्सिटी देखिए कितने डायमेंशन आप लोगों ने निकाल लिए। ये इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय है। शीशम मिलेगा, सागौन मिलेगा, ओक मिलेगा, देवदार मिलेगा, बांस मिलेगा, है ना, लॉरेल मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टि से भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है कि नहीं है, बहुत ज्यादा ही महत्व है, ठीक है। और ये जो पूरा क्षेत्र है पर्यटकों के लिए बड़ा आकर्षित करने वाला क्षेत्र है। आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, यहाँ की पूरी इकोनॉमी जो है वो किस पर निर्भर है ना, किस पर निर्भर है, वो इसी पर निर्भर है, पर्यटन पर निर्भर है कि नहीं। घास भूमियां यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, जो विविधता आपको मिल जाएगी, ये सारी चीजें। और इसी की शरण में लोग जाते हैं, गर्मी जब लगती है तो आप भाग जाते हैं वहां पर, है ना। बायोडायवर्सिटी कम मिलता है, बट वेस्ट कोस्ट के, नहीं ठीक है, उसकी तुलना में कम मिलता है, लेकिन मिलता तो है ना, ऐसा तो नहीं कह सकते। तुलनात्मक तौर पर कम मिलता है लेकिन मिलता तो है। तो कभी भी इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय का क्या महत्व है, तो आप इन पॉइंट्स में वो आंसर लिख देंगे आसानी से, आपका 250-200 वर्ड्स का आंसर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान पे, ठीक है। इसका निर्माण कब हुआ है? इसका जो निर्माण हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी आप लोग पढ़ते नहीं है ये चीजें, लेकिन इसको याद रखिएगा।
इसका निर्माण हुआ है नियोजोइक महाकल्प में, प्लिस्टोसीन और होलोसीन कल्प में। प्लिस्टोसीन, होलोसीन, बस यही ध्यान रखिएगा और ज्यादा मत उलझिए। प्लिस्टोसीन और होलोसीन कल्प में इसका निर्माण होता है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में सबसे नवीनतम भूगर्भिक संरचना कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम तो हमने दक्कन ट्रैप बता दिया है आपको, ओ सॉरी, मतलब हाँ ठीक है, आपको मैंने पेनिनसुलर एरिया बता दिया है। सबसे नवीनतम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह दीजिएगा कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, है ना। नवीनतम भूगर्भिक संरचना है, नवीनतम भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना है। इससे नया कुछ नहीं है। जलोढ़ मृदा कहां पर आपको मिलेगी? यहीं पर मिलेगी, है ना। सबसे खास बात इस क्षेत्र की यह थी कि यहां पर नदियां थी, नदियों के कारण यहां पर जल था, जल के कारण यहां पर क्या था? उपजाऊपन था, आर्द्रता थी, ह्यूमिडिटी थी। तो लोगों ने कुछ भी फेंका तो यहां पर अनाज उत्पन्न हो गया, खाने को मिल गया और जीवन बड़ा आसान हो गया। तो यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहीं पर आपको मिलेगी, इन क्षेत्रों में मिलेगी। यहां पर क्योंकि जीवन आसान है, इस कारण से लोग रहना, वो सारी बातें सोनिया आगे करेंगे, ठीक है ना। चलिए, अभी कर रहे हैं, कर दे रहे हैं, वो भी बातें किए दे रहे हैं। बहुत सही आप बोल रही हैं, बांगर और खादर नवीनतम है ये, ठीक है। टेथिस भूसन्नति के निरंतर सकरे और छिछले होने के और हिमालय और दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। नदियों का अवसाद है ये, नदियों का अवसाद जमने से इसका निर्माण हुआ है। नदियों का जब अवसाद जमा तो नदियों के अवसाद जमने से इसका निर्माण हो गया। बात समझ में आ गई? नदियों का अवसाद जमा तो इसका निर्माण हो गया, ठीक है। अब नदियों द्वारा जो अवसाद जमे उससे मैदानी भाग निर्मित हुए। अब इसमें जो पुराना हो गया, चलिए आपकी बात हम यहाँ पे बता ही देते हैं, जो इसमें पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, तो जो पुराने अवसाद हो गए, पुराने अवसाद को क्या कहा गया? बांगर। और जो नवीन अवसाद था, नवीन जलोढ़ था, अभी उसमें खाद थी और ये हो गया खादर, ठीक है। तो जो पुराना अवसाद था वो बांगर हो गया और जो नवीन था वो खादर हो गया, ठीक है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें और तो खनिज संसाधन आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन दो चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम आपको मिलेगा। कोयला बहुत उत्तम कोटि का नहीं मिलेगा, लेकिन कोयला व पेट्रोलियम आपको मिलेगा यहाँ, है ना। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर उत्खनन नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों मिलेगा। अब आपसे कोई कहे कि इस मैदानी भाग का महत्व क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स। अगर आपसे कहा जाए कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे? एक एक महत्व बताइए सारे लोग। सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, है ना। बड़ी जनसंख्या का निवास स्थल है ये। एक प्रश्न लिखिएगा कि जो आप लोगों ने बताया है इसको लिखिएगा, ये प्रश्न लिखिएगा। भारत, उत्तर भारत के मैदान को सभ्यता और संस्कृति का पालना कहा जाता है। टिप्पणी कीजिए, है ना। बड़ी जनसंख्या का निवास स्थल है, हाई डेंसिटी है यहां पर,
पॉपुलेशन खूब ज्यादा है ना। और ऐसा क्यों है, क्यों? कथन कारण का प्रश्न यहां से बनेगा। कथन कारण के प्रश्नों की संख्या 30% से ऊपर हो रही है पेपर में। क्यों? जलोढ़ मृदा, उपजाऊपन, आसान खेती, कुछ भी आपसे दिया जाए, मेंस में भी ऐसे लिखिए, प्रीलिम्स में भी। कृषि द्वारा कच्चा माल, उद्योगों का विकास, कृषि आधारित, बहुत बड़े बड़े वैसे नहीं, कृषि आधारित उद्योगों का विकास। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्यों? सिंचाई की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, नदियां है ना। अब कोई भी प्रश्न पूछे और इससे रिलेट करे कि क्यों ऐसा हुआ, जनसंख्या का निवास स्थल ये क्यों बना, हाई डेंसिटी क्यों बनी, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। भूमिगत जल का विशाल भंडार है, विशाल भंडार है भूमिगत जल का, है कि नहीं है। और सिंचाई की सुविधाएं और ये, तो इससे नलकूप का विकास हो जाएगा, इससे नहरों का विकास हो जाएगा, नदियों के द्वारा नहरों का विकास हुआ है। और इन कारण से, इन समस्त मिश्रित कारणों से यह ऐसा क्षेत्र है ना। यहां पर क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन का विकास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और इन सभी कारणों से, बड़ी जनसंख्या का ये निवास स्थल है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की बात अगर आप करें तो इन समस्त कारणों से आप एक चीज तो कह ही सकते हैं कि ये क्षेत्र रहने योग्य तो आसान है ही, यहां पे हैबिटेट बहुत आसान होगा, इजी हैबिटेशन, बहुत आसानी से हैबिटेट होगा, लोग यहां पर रहने लगेंगे, बसाव होगा यहां पर, हर चीज का आसानी से विकास हो जाएगा। सड़क, रेलवे, वायु परिवहन का आसानी से विकास यहां पर हो जाएगा कि नहीं। यहां पर मकान बनाना आसान है, जब इंसान रहना शुरू करता है तो तीन चीजें उसकी बेसिक है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। जल विद्युत का विकास यहां पर नहीं होगा, जल विद्युत का विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्र चाहिए, यहां पर जल विद्युत का विकास आसान नहीं है। वो हिमालयी क्षेत्र में होगा, वो दक्षिण वाले क्षेत्र में होगा जहां पर झरने पाए जाएंगे। तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये पूरा जो क्षेत्र है, मैं एक लाइन में कहूं मैदानी क्षेत्र, तो ये रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अनुकूल है, और इस कारण से इस क्षेत्र का विकास हुआ है। महंगाई कम नहीं होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी। महंगाई क्यों कम होगी? महंगाई इसलिए कम नहीं होगी क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है। महंगाई कम क्यों होगी? महंगाई कम नहीं होगी
महंगाई डिमांड पे डिपेंड करती है ना, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, पॉपुलेशन ज्यादा है, महंगाई कम नहीं होगी। और कोई प्रश्न जो इसमें समझ में ना आया हो? कल की जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर को तैयार करके आइएगा। कल हम भौतिक विभाजन करेंगे, भारत के भूआकृतिक विभाग को बांटेंगे। भौतिक विभाजन सारी तो हमने कर लिया है, कल भूआकृतिक विभाग, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे पर्वतों और के बारे में, ठीक है ना, उसको डिटेल में लेके चलेंगे। और कल का जो हमारा चैप्टर होगा भारत की भूआकृतिक विभाग, और उसमें उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम सबसे पहले कवर करेंगे। और उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कवर करने के बाद में हमारी कोशिश रहेगी कि वो पूरा हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, ठीक है। बाकी अपनी क्लासेस सारी स्केड्यूल पे चलेंगी। नेक्स्ट क्लास अपने स्केड्यूल पे अभी आपको मिलेगी, थोड़ा सा एक ब्रेक उसके बाद में, और आप लोग पढ़ते रहिए, जम के पढ़िए। और रात में प्रैक्टिस क्लास भी मिलेगी 9 बजे की क्लास। कल कुछ टेक्निकल इशू के कारण नहीं हुई थी, आज से होगी, ठीक है। कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं बैच चलाने के से पहले, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं क्लासरूम को लाने के लिए, तो वो नहीं हो पाया था, तो होगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। मैं पीडीएफ भी भेजता हूँ। थैंक यू सो मच।